जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे वर्ड एटलस की सीरीज। ये वर्ड एटलस की सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें आप कंप्लीट वर्ड एटलस एंड ग्लोब सीखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इथिक्स से। आज का इथिक्स है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। लाइफ के जो छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजिंग होते हैं वो एक बड़े बदलाव का हिस्सा होते हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एटलस क्या चीज़ होता है। एक ऐसी बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ नक्शा अर्थात मानचित्र दिया हो उसको एटलस कहते हैं। एक ऐसी बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ नक्शा या मानचित्र दिया हो उसको एटलस कहते हैं। अब उसको एटलस का आविष्कार मार्कोनी जी ने किया था 6वीं शताब्दी में। तो इसको एटलस कहते क्यों हैं? इसको एटलस इसलिए कहते हैं, इसको समझिए, क्योंकि मार्कोनी जी ने जो सबसे पहली बुक बनाई थी एटलस की, मानचित्र की, तो उस पे जो उसका कवर पेज था, कवर पेज पे उन्होंने जो इन ग्रीक के देवता होते हैं, एक देवता होते हैं, उनका नाम होता है एटलस। उन्होंने एटलस उनकी इमेज लगाई थी, यानी कि जो पहली बुक थी उसकी मानचित्र की, उस पे उन्होंने ग्रीक जो देवता होते हैं जिनका नाम एटलस है उनकी इमेज लगाई थी, इसलिए इस बुक का नाम एटलस पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये यहाँ पे दिखाया गया है जो एटलस की बुक होती है। ये देखिए, ये एटलस की बुक है और इस पे जो सबसे पहली बुक इसकी बनी थी उस पे ये जो इनके देवता होते हैं एटलस नाम है इनका, इनकी इमेज टाइटल पेज पे लगी हुई थी, इसलिए इस बुक का जो नाम पड़ा वो एटलस पड़ा। तो एटलस क्या होता है क्लियर हो गया। मानचित्र या नक्शा की जो बुक होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नक्शा या मानचित्र दिया होता है उसको एटलस कहते हैं। आगे नेक्स्ट समझते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब का मतलब ये होता है कि कोई भी खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी या कोई भी खगोलीय अदर पिंड का जो डमी होती है, जो छोटी आर्टिफिशियल आकृति होती है उसको ग्लोब कहते हैं। इसको अध्ययन की दृष्टि से, जैसे पृथ्वी का ये ग्लोब है, तो अध्ययन की दृष्टि से स्टडी करने के लिए इसकी जो छोटी आकृति को बनाया जाता है, इसी आकृति को हम ग्लोब कहते हैं। इससे पृथ्वी को समझना आसान होता है। समझने के लिए, अच्छी तरीके से पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब को बनाया जाता है, ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लोब भी आपको क्लियर हो गया होगा ग्लोब क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मैप या नक्शा कितने टाइप्स का होता है। जो नक्शा होता है, मैप होता है, वो कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला जो मैप का टाइप है वो दिया गया है यहाँ पे राजनीतिक नक्शा यानी पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता क्या है? पॉलिटिकल मैप जो होता है वो किसी क्षेत्र का ऐसा मैप होता है जिसमें उसके राजनीतिक महत्व की चीज़ें होती हैं। राजनीतिक महत्व का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसके बॉर्डर्स क्लियर होते हैं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं या पड़ोसी क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है, ये चीज़ें हम पॉलिटिकल मैप में समझते हैं कि इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, इसके बॉर्डर्स किससे किससे लगते हैं और इसका क्षेत्रफल लगभग कहाँ तक है। ये चीज़ें जो पॉलिटिकल मैप होती है उससे हमें समझ में आता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या होता है। ये हमारा पॉलिटिकल इंडिया का मैप है। नेक्स्ट नंबर दूसरा आता है यहाँ पे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है इंडिया का, ये फिजिकल मैप है। थोड़ा सा ये क्रॉप हो रहा है इतना हिस्सा, उसको समझते रहिए आप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? तो पॉलिटिकल मैप किसी क्षेत्र का ऐसा मैप होता है जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट की चीज़ें होती हैं। मतलब आप ऐसे कहिए कि जो पॉलिटिकल मैप होता है उससे फिजिकल मैप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिजिकल मैप में ज़्यादा इंफॉर्मेशंस दी हुई होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इंडिया का फिजिकल मैप दिख रहा है, तो फिजिकल मैप में क्या होता है कि पर्वत भी दर्शाए गए होते हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदियाँ बह रही, कौन सी नदियाँ बह रही, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं हमारे फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल मैप से हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक एग्जैक्ट लोकेशन पे पर्वत है, पठार है या फिर नदी है, कौन सी नदी निकल रही,
या मैदानी भाग है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप के द्वारा समझते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया गया है मैप में रंगों का महत्व। मैप में रंगों का क्या महत्व होता है, इसको अच्छे से समझते हैं कि मैप में रंगों का क्या महत्व है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे ये दिख रहा होगा, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। अब आप कहेंगे कि हमारा वर्ल्ड जो अर्थ होती है वो तो गोल होती है, ये मैप चौड़ा कैसे हो गया? तो ये चौड़ा ऐसे हो गया, जो हमारी मैप होती है, अर्थ होती है, अर्थ हमारी सर्किल होती है, गोल होती है। लेकिन जब इसको समझने के लिए, इसके मैप को स्टडी करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं बीच से। खोलने पे ये हमारा जो मैप है ये चौड़ा हो जाता है और ऐसे दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारे वर्ल्ड का मैप। अब इसमें रंगों का क्या महत्व? तो रंगों का महत्व इसमें ये होता है कि जो मैप होता है उसमें जो नीला कलर होता है, नीला कलर जो होता है वो सागर अर्थात जलीय क्षेत्र को दिखाता है। जो हरा कलर होता है मैप में वो स्थलीय भाग अर्थात मैदानी भाग को दिखाता है। जो जैसे ये कलर है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैदानी भाग को दिखाता है। जो भूरा कलर होता है, भूरा कलर जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्र को दर्शाता है। अगर डार्क भूरा है तो इसका मतलब वहाँ ऊंचे पर्वत हैं। अगर डार्क नीला है, जैसे यहाँ पे कहीं कहीं डार्क नीला दिख रहा है आपको, तो डार्क नीला का मतलब गहरे समुद्र हैं वहाँ पे। डार्क भूरा ऊंचे पर्वत, डार्क नीला गहरे समुद्र। हरा मैदानी भाग को दर्शाता है, हल्का भूरा पठारी भाग को दिखाता है, और नीला कलर समुद्री या जलीय क्षेत्र को दिखाता है। तो मैप पे रंगों का महत्व क्लियर हो गया कि मैप पे किस रंग का क्या महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला मैप का जो टाइप है वो है ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको वर्ल्ड का ब्लैंक मैप दिख रहा होगा, सादा नक्शा दिख रहा होगा, इसमें कोई भी डाटा भरा नहीं हुआ है। तो ब्लैंक मैप का यूज जो होता है इसका प्रयोग स्टडी के लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार के डाटा को भरने के लिए, अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ब्लैंक मैप में कोई भी डाटा भरा नहीं होता, इसमें हम खुद डाटा भरते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं इसके माध्यम से। ये भी मैप का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थेमेटिकल मैप। ये है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप क्या होता है उसको समझते हैं। थेमेटिकल मैप जो होता है, जैसे यहाँ पे हमारे जो इंडिया का रेलवे का मैप है वो दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेलवे का मैप, ठीक। तो थेमेटिकल मैप क्या होता है? थेमेटिकल मैप का प्रयोग किसी एक चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है, किसी एक विशेष चीज़ को क्षेत्र में दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि वर्ल्ड में इंडिया में यहाँ पे हमारे रेलवे सिस्टम को दर्शाया गया है। तो थेमेटिकल मैप क्या हुआ? थेमेटिकल मैप का प्रयोग किसी एक विशेष चीज़ को मैप पे दर्शाने के लिए किया जाता है या इंगित करने के लिए किया जाता है। तो मैप के हमने कितने 4 प्रकार सीखे। सबसे पहला पॉलिटिकल मैप, सबसे पहला पॉलिटिकल मैप हो गया। उसके बाद में फिर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड ब्लैंक मैप और थेमेटिकल मैप। 4 टाइप के हमने मैप पढ़े। 4 प्रकार के मैप होते हैं नॉर्मली। तो मैप के टाइप्स पूरे हो गए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। इस स्लाइड में हम पृथ्वी पे खींची गई कुछ रेखाओं के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पृथ्वी दिख रही होगी, ये सर्किल। पृथ्वी के बीचों बीच से आपको एक स्काई कलर की रेखा दिख रही होगी, ठीक। इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब आप ये मत कहना कि इतनी बड़ी पृथ्वी पे ये इतनी लंबी रेखा की खींची किसने? ये खींची नहीं गई है। ये पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पृथ्वी के ऊपर एक रेखा मानी है। ये रेखा खींची नहीं गई है कि किसी ने जाके खींच दी है, इसको सिर्फ मैप पे माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि पृथ्वी को अच्छे से समझ सके, अच्छे से इसका अध्ययन किया जा सके। तो ये जो सब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गई हुई है या खींची गई है, मानी गई है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। चूँकि ये पूरी भूमि है,
ये क्या है, ज़मीन है ना, पृथ्वी है। तो इसके बीच से जो रेखा जाएगी उसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। भू मतलब ज़मीन, मध्य मतलब बीच से, यानी कि ज़मीन के बीच से जो रेखा जाएगी उसको भी भूमध्य रेखा कहेंगे। इसलिए ये जो बीच से रेखा गई हुई है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा आता है 0 डिग्री रेखा। इसके कई नाम हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ऐसे 0 डिग्री रहे। भूमध्य रेखा करती क्या, भूमध्य रेखा हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसको, ये जो पूरा गोला है, इस गोला को क्या करती है कि, एक सेकेंड क्लियर करते हैं। इस गोला को 2 बराबर भागों में बांट देती, एक गोला इधर बन जाता है, आधा गोला इधर, आधा गोला, ठीक। तो ये अभी तक क्या था, ये पूरा गोला था, अब ये क्या हो गया, ये गोलार्ध हो गया, ये गोलार्ध हो गया। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा ने क्या किया, विषुवत रेखा ने हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया। उत्तरी गोलार्ध, ये इतना हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये इतना हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध को हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। ये 2 चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले नंबर क्लियर हो गया हमारा कि विषुवत रेखा क्या होती, जो 0 डिग्री या जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उस रेखा को हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी ध्रुव और एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भूमध्य रेखा को अंग्रेजी इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा क्लियर हो गई। अब आगे समझते हैं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, इस साइड में ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये वाली रेखा, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर में जो रेखा गई हुई है, ये रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक। अब कर्क रेखा क्लियर हो गया। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ठीक। कर्क रेखा के ठीक विपरीत आप देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री नीचे पे, ठीक, 23.5 डिग्री नीचे में एक रेखा गई हुई है, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे पे जो रेखा मानी गई है, खींची गई है, उसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो विषुवत रेखा क्लियर हो गई। विषुवत रेखा ये 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इससे 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री नीचे में दक्षिणी ध्रुव की तरफ में मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 रेखाएं क्लियर हो गई। 2 रेखाएं और समझ लेते हैं यहीं पे। एक देखिए, आपको ये जो रेखा दिख रही, ये वाली रेखा, इसको यानी कि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा होती है उसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा होती है उसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है उसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये अंटार्कटिक लाइन है और ये आर्कटिक लाइन है। तो यहाँ पे 5 लाइनें क्लियर हो गई। विषुवत रेखा इक्वेटर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक लाइन और अंटार्कटिक लाइन। 5 रेखाएं क्लियर हो गई। इनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों खींची गई, इसको हम आगे अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी को कोणीय झुकाव दिया गया है। जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष से ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको ये दिख रहा होगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर इसको बेस से देखा जाए, क्षैतिज देखा जाए, तो ये अपने अक्ष से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अक्षीय रूप से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसको हमने क्यों बताया, इसको भी समझिए।
देखिए जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, एक सेकंड मान लीजिए कि ये हमारा सूरज हो गया, थोड़ा सा ये हमारे सूर्य देवता हो गए, ये सूरज हो गया। जब सूरज की लाइट ऐसे आती है, जब सूरज की लाइट ऐसे आती है यहाँ पे, तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, ये इसके जो बीच का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे सूरज की जो लाइट है वो सीधी पड़ती है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण सूरज की जो लाइट आती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधी पड़ती है। लेकिन जो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र होता है, उत्तरी क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र जो होता है, इसमें सूरज की लाइट सीधी नहीं पड़ के तिरछी पड़ती है। और नीचे वाला जो मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र होता है, इसमें भी सूरज की लाइट तिरछी पड़ती है। तो सूरज की लाइट इस बीच में सीधी पड़ती, इस बीच में तिरछी पड़ती। ये चीज़ क्लियर हो गया। कैसे पड़ती? इसलिए पड़ती क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपने दो रेखाएं और समझ ली। एक रेखा यहाँ पे आपने देखी, इसको कहते हैं, एक सेकेंड, इसको कहते हैं आर्कटिक लाइन और इसको कहते हैं अंटार्कटिक लाइन। ये आर्कटिक लाइन हो गई, ये अंटार्कटिक लाइन हो गई। ठीक, तो जो ये बीच का क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया में सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण इस एरिया का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही गर्म होता है। ये जो एरिया का क्षेत्र है ये बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। और गर्म होने के कारण, चूँकि जो गर्म होता है, गर्म को हिंदी में उष्ण कहते हैं, और जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम पड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो आपको रेड वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि बहुत ही गर्म क्षेत्र। इसको इंग्लिश में टोराइड जोन कहते हैं। आगे देखते हैं येलो वाला क्षेत्र, जो आपको 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है, यानी कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो ये येलो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में चूँकि सूरज की लाइट जो है वो तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण 6 महीने तो यहाँ गर्मी पड़ती है, लेकिन 6 महीने यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है। तो मतलब यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है। तो गर्मी को उष्ण कहते हैं, ठंडी को शीत कहते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीत का मतलब ठंडी, उष्ण का मतलब गर्म, यानी कि ठंडी गर्म जहाँ दोनों हों उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ये इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण को अंग्रेजी में टेम्परेट जोन भी कहते हैं। इसको ट्रॉपिकल जोन, इसको टोराइड जोन, इसको टेम्परेट जोन। तो टोराइड जोन, टेम्परेट जोन दोनों क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। एक और जोन होता है जो आपको ये यहाँ पे जो आपको आसमानी कलर वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र, पोल की तरफ जो क्षेत्र होता है, क्योंकि इस क्षेत्र पे सूरज की जो लाइट है वो बिल्कुल नहीं पड़ती या बहुत ही कम पड़ती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र आपको दिख रहा है, यानी आर्कटिक रेखा से ऊपर का क्षेत्र और अंटार्कटिक रेखा से नीचे का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सूरज की लाइट बहुत ही कम पड़ती है या ना के बराबर पड़ती है। इसलिए ये क्षेत्र हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा इस पर बर्फ़ जमी हुई होती है। इसलिए इस क्षेत्र को कोल्ड जोन कहते हैं, कोल्ड जोन या फिर फ्रीजेड जोन भी कहते हैं। जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको कोल्ड जोन या फ्रीजेड जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र पे धूप, जो सूरज की लाइट है वो नहीं पड़ती है।
तो यहाँ पे हमने पांचों लाइनें समझ ली। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और उसके बाद में कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, और उसके बाद में हमने जोन भी समझ लिए। ये येलो वाला रेड वाला जोन जो होता है टोराइड जोन, टेम्परेट जोन, और ये फ्रीजेड जोन या कोल्ड जोन भी इसको कहते हैं। तो 3 हमने जोन भी समझ लिए, 5 हमने रेखाएं भी समझ ली। अब आगे समझते हैं, इस इमेज में समझते हैं थोड़ा सा। जो हमारा आर्कटिक जोन होता है, अभी मैंने आपको बताया ये जो जोन होता है ऊपर का, यानी कि आर्कटिक रेखा से ऊपर का, यानी नॉर्थ पोल की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं फ्रीजेड जोन। और जो नीचे होता है इसको भी फ्रीजेड जोन कहते हैं। तो जो फ्रीजेड जोन होता है इसमें भी 2 जोन होते हैं, इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक होता है टुंड्रा क्षेत्र, एक होता है टाइगा क्षेत्र। तो आप सोचेंगे ये टुंड्रा और टाइगा क्षेत्र क्या होता है, इसको भी समझते हैं कैसे होता है। जो हमारा फ्रीजेड जोन होता है इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं, ये लीजिए इधर से और ये लीजिए इधर से। तो जो पोल की तरफ वाला है, आपको जो ये दिख रहा है ये वाला पोल की तरफ यानी ध्रुव की तरफ वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र, और जो ये वाला क्षेत्र है बीच का इसको कहते हैं टाइगा क्षेत्र। यानी ध्रुव की तरफ वाला क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ वाला क्षेत्र, जो इस साइड वाला क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं टाइगा क्षेत्र। तो 2 चीज़ें और यहाँ पे क्लियर हुई, टुंड्रा क्या होता है, टाइगा क्या होता है। यानी कि पोल की तरफ जो होता है उसको टुंड्रा कहते हैं, और जो विषुवत रेखा की तरफ क्षेत्र होता है उसको टाइगा कहते हैं। टाइगा और टुंड्रा क्लियर हो गया, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्रीजेड जोन है, फ्रीजेड जोन के अंदर हमने 2 भाग कर दिए, ठीक। तो जो पोल की तरफ वाला ये क्षेत्र होगा इसको कहेंगे हम टुंड्रा क्षेत्र, और जो ये क्षेत्र होगा इसको कहेंगे हम टाइगा क्षेत्र, ठीक। तो 2 फ्रीजेड जोन में भी हमने 2 भाग कर दिए, 2 चीज़ें यहाँ पे समझी। कभी कभी क्वेश्चन आता है, पूछता है कि जो हमारा टोराइड जोन होता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पे पड़ती है। इस रेखा पे जो कंट्री आती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस विषुवत रेखा पे। एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी पे, पूछते हैं कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे प्रतिदिन दोपहर से 4 बजे के बीच में बारिश होती है, प्रतिदिन बारिश होती है। तो वो क्षेत्र आ जाता है अपना यही इक्वेटर का जो क्षेत्र होता है। जो आपको ये इक्वेटर का क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में प्रतिदिन, इस क्षेत्र पे जो कंट्रीज पड़ती हैं वहाँ पे प्रतिदिन बारिश होती है। दोपहर से लेकर 4 बजे के बीच में प्रतिदिन बारिश होती। इसीलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। पेड़ जो होते हैं यहाँ के काफ़ी लंबे होते हैं, घने जंगल जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं। यहाँ पे पेड़ों की पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं। एक क्वेश्चन और आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा फ्रीजेड जोन है, ये वाला आपको जो जोन दिख रहा है, इस जोन में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा। यानी कि ठंडा तो इस जोन में, ये ठंडा तो होता ही, ठंडा से भी ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा इसमें। तो जो इसका टुंड्रा क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखता है, 1 मिनट, इस स्लाइड में मैंने बताया था, टुंड्रा क्षेत्र जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है और इसमें थोड़ा सा कम ठंडी पड़ती है। तो ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन। थोड़ा सा समझ लेते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के समानांतर उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो ये रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं।
अब आप कहेंगे सर 5-5 रेखाएं तो ऐसे ही बता दी, कितनी रेखाएं होंगी, समझते जाइए। तो विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई होती हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इनका यूज क्या है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। इस इमेज में समझते हैं। जो आपको ये रेखा दिख रही है, ये वाली रेखा, इस रेखा को 0 डिग्री रेखा इसको भी कहते हैं। इसका मुख्य नाम होता है प्रमुख मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से सीधी ऊपर नीचे जो खींची गई रेखा है, अब ये मत कहना कि ये भी कैसे खींचा गया, ये सब कोई खींची नहीं गई है, इसको सिर्फ अपने ग्लोब पे हमने अपने एटलस पे माना है पृथ्वी को समझने के लिए, ठीक। तो वो रेखा जो पृथ्वी को, ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अब ऊपर नीचे भागों में नहीं बल्कि बगल बगल भागों में, ये रेखा क्या कर रही है, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी भागों में 2 गोलार्धों में बांट रही है। यहाँ पे भी 2 गोलार्ध बन रहे हैं, एक ये गोलार्ध बन रहा, एक ये गोलार्ध बन रहा, ये आपका पूर्वी गोलार्ध बन रहा, ये पश्चिमी गोलार्ध बन रहा। तो मतलब ऐसी रेखा, पृथ्वी पे मानी गई ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, उसको हम प्रमुख मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। इस रेखा को बेस मानकर, इस रेखा को मानक मानकर खींची गई जो रेखाएं हैं पृथ्वी पे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं खींची गई आपको दिख रही हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? इनको देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन लाइन को बेस मानकर पृथ्वी के ऊपर खींची गई जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं। इनका यूज क्या होता है, ये इतनी लाइनें क्यों खींची गई हैं, इसका कुछ तो कुछ प्रयोग होगा ना। तो प्रयोग क्या होता है उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं। उदाहरण स्वरूप सपोज देन, मान लीजिए कि आप जहाज़ से कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक। अब आपकी नाव बिगड़ गई, जहाज़ बिगड़ गई, अब आपको इंडिया से हेल्प चाहिए। तो हेल्प चाहिए तो आप क्या कहेंगे कि हम समुद्र में कहाँ पे हैं, आप नहीं बता पाएंगे ना, कि आप कहेंगे हम समुद्र में हैं, तो कहाँ पे हैं ये भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए इधर इधर को रेखा खींची गई हैं। ये जो रेखाएं हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो इधर इधर को रेखाएं खींची गई हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो आप इस अक्षांश रेखा, एक सेकेंड क्लियर करते हैं फिर समझ में आएगा। सपोज देन आप यहाँ पे हैं, इस बीच में यहाँ पे हैं, ठीक, इस लाइन के बीच में, ठीक। तो आप बताएंगे कि हम इस अक्षांश रेखा और इस अक्षांश रेखा और इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में हैं, तभी तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाएगी। मतलब कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनका यूज एक निश्चित लोकेशन को फाइंड करने, एक निश्चित लोकेशन को जानने के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि एटलस क्या होता है, मैप क्या होता है, मैप के प्रकार क्या होते हैं, पृथ्वी पे प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में समझा यहाँ पे। आशा करते हैं कि आपको हमारा जो ये वीडियो है ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।